हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th का सेट्स चैप्टर, जो कि अलजेब्रा का सेट्स चैप्टर था, उसका प्रॉब्लम सेट 1, जिसके स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस हम लोग ने पार्ट 1 में देखा था। अभी उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है वो प्रॉब्लम सेट 1 के, वो हम लोग आज यहाँ पे देखने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 6th क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पे 6th क्वेश्चन में आपको रीड कर लेता हूँ आपके लिए। इन अ क्लास 8 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 28 have a dog as their pet animal at home. 6 students have a cat as their pet animal. 10 students have both dog and cat. Then how many students do not have a dog or cat as their pet animal at home? तो जैसे हम लोग ने प्रॉब्लम सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 किया था, या प्रैक्टिस सेट 1.4 में हम लोग ने सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन किया था वर्ड प्रॉब्लम्स, सेम टू सेम ऐसे ही सम्स, सिमिलर सम्स यहाँ पे हम लोग अभी देखने वाले। ये 6th वाला क्वेश्चन वैसे ही है सेम। तो चलिए पहले वेन डायग्राम से पता करते कि क्या आएगा, क्योंकि वेन डायग्राम से हम लोगों को इजीली समझ में आएगा। वेन डायग्राम से आप ओरली भी आंसर इसका निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हम लोग को यहाँ पे कितना बोला है, 28 स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पे यू कितना आएगा पूरा, मतलब ये पूरा जो स्क्वायर बॉक्स है उसमें कितने प्रेजेंट है, वो क्या है, 28 स्टूडेंट्स है। यहाँ पे 8 स्टूडेंट्स ऐसे है टोटल 28 में से जिनके पास डॉग जो है वो पेट एनिमल है। मतलब यहाँ पे जो सिर्फ यहाँ पे बोला है ना 8 स्टूडेंट्स, वो ऐसे स्टूडेंट्स है जिनके पास सिर्फ डॉग यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा सर्कल नहीं आएगा, ये अपना जो पार्ट है उसका सर्कल का ये पार्ट आएगा। मतलब ये वाला पार्ट जो है जिसमें क्या है, 8 स्टूडेंट के पास टोटल क्या प्रेजेंट है, इधर डॉग प्रेजेंट है। ठीक है, पता चल जाएगा जब मैं आगे का बता दूंगा, तब ये भी पता चल जाएगा कि ये ऐसा क्यों मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, और 6 स्टूडेंट्स हैव कैट एज देयर पेट एनिमल। तो इसमें से ये टोटल, इसमें से अगर ये सेट को मैं सी ले लूँ तो उसके पास ऐसे वाले सेट में कितने स्टूडेंट के पास यहाँ पे हम लोग को कैट मिलने वाला है, 6 स्टूडेंट्स के पास। और डॉग कितने स्टूडेंट्स के पास मिलेगा, 8 स्टूडेंट के पास। और कैट और डॉग दोनों भी अगर जिनके पास प्रेजेंट है वो कितने स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इधर प्रॉपरली देखें तो कैट का भी पार्ट क्या होने वाला है, ये इतना सा पार्ट होगा जिनके पास सिर्फ और सिर्फ कैट प्रेजेंट है। मतलब द स्टूडेंट्स हु हैव कैट एज अ पेट एनिमल, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। ये 6 है जो हाफ मैंने यहाँ पे निकाला। और जिनके पास डॉग एज अ पेट एनिमल है वो यहाँ पे 8 होगा। और ये जो ऐसा वाला जो पार्ट है, मतलब ये जो कॉमन पार्ट है जो कि दोनों में आने वाला है, ये इसके बीच में, दोनों के बीच में जो फंसा हुआ होगा ये कॉमन पार्ट, वो कितना बोला है यहाँ पे, 10 बोला है। ठीक है, अगर हम सबका टोटल निकाले, जैसे कि डॉग प्लस हम लोग यहाँ पे देखें कॉमन जो दोनों भी प्रेजेंट है वो 10 स्टूडेंट्स, और जिनके पास सिर्फ कैट है वो 6, ऐसे करके अगर देखें तो 10 + 8 कितना आता है, यहाँ पे 18 आएगा। और 18 + 6 यहाँ पे करके देखें तो टोटल कितने आने वाला है, 24। मतलब 24 स्टूडेंट्स 28 में से ऐसे है जिनके पास एक तो डॉग है, किसी के पास कैट है, या तो दोनों भी प्रेजेंट है उनके घर में। ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं, 24। और टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 28। तो ऐसे स्टूडेंट्स हम लोग को फाइंड आउट करना है जिनके पास एक भी पेट एनिमल नहीं है, ना डॉग है, ना कैट है, ना दोनों है। तो ऐसे स्टूडेंट्स कितने आएंगे, जब मैं यहाँ पे 28 में से 24 को माइनस करूँगा तब मुझे यहाँ पे ऐसा मिलेगा ना, ये नंबर 4। मतलब 28 में से 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कोई भी पेट एनिमल उनके घर में नहीं है। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे, ये तो डायग्रामेटिकली हम लोग ने देखा, ओरली निकाला। अभी हम लोगों को प्रॉपर सॉल्व करके यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले u दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे ले लूँगा u। लेट u बी द सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, लेट u बी द सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, देयरफॉर n ऑफ u यहाँ पे बोला है 28 आएगा। ठीक है, उसके बाद d और u, c सेट को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट d be the set of students, let d be the set of students who have dog as a pet animal, who has dog as a pet animal। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा बताना है ना सी सेट का भी, एंड सी बी the set of students, C be the set of students who have cat as a pet animal,
तो यहाँ पे एन ऑफ डी का वैल्यू और एन ऑफ सी का वैल्यू हम लोगों को नहीं दिया हुआ है, क्योंकि अगर एन ऑफ डी यहाँ पे देते तो यहाँ पे ये पूरा जो सर्कल है ना वो एन ऑफ डी होता और उसमें 8 आ जाता, और ये वाला जो पार्ट सर्कल किया है उसमें एन ऑफ सी होता और वो कितना आ जाता 6। लेकिन ऐसा नहीं दिया है, ये 6 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सिर्फ कैट प्रेजेंट है, यहाँ पे 8 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सिर्फ डॉग प्रेजेंट है, और कॉमन जो यहाँ पे दिया है वो है 10 जिनके पास डॉग और कैट दोनों प्रेजेंट है, तो मुझे वो लिखना पड़ेगा। देयरफॉर डी इंटरसेक्शन सी मतलब कॉमन, तो ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल 10 स्टूडेंट्स यहाँ पे है। ठीक है, अगर हम लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली निकालना है तो कैसे निकालूंगा देखते। देयरफॉर नंबर ऑफ students who have cat or dog as a pet animal, मतलब ऐसे स्टूडेंट जिनके पास एक तो कैट हो सकता है, या तो एक तो इनके पास डॉग हो सकता है, या तो कैट और डॉग दोनों हो सकता है। मतलब ऐसा वाला अगर हम लोग ये अभी जो स्टेटमेंट लिखा है उसको हम लोग अगर देखें तो कौन सा पार्ट आएगा डायग्राम में, तो हम लोग को डायग्राम में जो है वो देखो मैं अभी रेड इससे करने वाला हूँ, तो ये वाला वो पार्ट आएगा, मतलब इधर से लेकर ये वाला पार्ट कॉमन पार्ट भी आएगा उसमें, और ये मतलब ये अंदर जो भी है ये कलर्ड पार्ट जो भी मैंने यहाँ पे निकाला वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कुछ ना कुछ एनिमल उनके घर में प्रेजेंट है। उसका मतलब क्या होता है, एन ऑफ डी यूनियन सी हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। तो डी यूनियन सी कितना दिया होगा, पहले सबसे पहले तो 8 जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, डॉग प्रेजेंट है, यहाँ पे जिनके पास दोनों प्रेजेंट है, और जिनके पास यहाँ पे सिर्फ कैट प्रेजेंट है। तो ऐसे स्टूडेंट मतलब ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट है ही। तो 10 + 8 करेंगे तो कितना आएगा 18, और 18 + 6 करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 24। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे भी निकाला था, तो 24 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कुछ ना कुछ यहाँ पे कैट डॉग या तो दोनों जो एनिमल्स है उनमें प्रेजेंट है। लेकिन हम लोग को ऐसे बोला यहाँ पे कि देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव कैट डॉग एज देयर पेट एनिमल, मतलब यहाँ पे हम लोगों को ऐसे स्टूडेंट्स निकालना है जिनके पास कुछ नहीं है। तो वो कौन सा पार्ट आएगा यहाँ पे अगर मुझे बताना है तो ये पूरा जो रेक्टेंगुलर जो था वो हमारा यू था, तो उसमें से हम लोग को ये जो शेडेड पोर्शन में जो यहाँ पे बता रहा हूँ वो वाला पार्ट हम लोग को निकालना है। मतलब जो अंदर का जो रेड पोर्शन है वो अगर 24 है तो 28 में से अगर वो रेड पोर्शन हटा दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 4 आंसर आएगा। तो वो किसका आंसर है, वो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे स्टेटमेंट से, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव डॉग और कैट as a pet animal is equals to, मतलब टोटल नंबर में से मुझे यहाँ पे n ऑफ d यूनियन c जो है वो मुझे माइनस करना है। मतलब यहाँ पे 28 - 24 मुझे करना पड़ेगा, जिस पे आंसर आने वाला है 4। आई होप आपको ये क्वेश्चन 6th क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी आगे हम देखेंगे 7th क्वेश्चन, जिसमें बोला है रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ द 2 सेट्स बाय वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमें जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है उसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि यहाँ पे ए है, ए हम लोगों को दिया हुआ है 3, 4, 5, 7 ऐसा दिया है, और बी का सेट हम लोग को यहाँ पे बोला है 1, 4 और 8 दिया है। तो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ वेन डायग्राम में, यहाँ पे यू नहीं है, मतलब वो स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्क्वायर बॉक्स डालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ए सेट आएगा। तो ये है ए सेट, और यहाँ पे निकालूंगा मैं बी सेट। अभी ये मैंने कॉमन क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे 4 जो है दोनों तरफ है, इधर भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो मुझे 4 जो कॉमन है वो यहाँ पे बीच में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे बचेगा क्या, फिर 3, 5 और 7 बचेगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3, 5 और 7। अगर हम ये पूरा सर्कल कंसिडर करें ऐसा, तो यहाँ पे ये सारे प्रेजेंट है, जैसे कि 3, 4, 5 और 7 ये ए सेट के अंदर। बी सेट अगर हम कंसिडर करें तो उसमें से पहले से ही 4 प्रेजेंट है, तो बचेगा क्या, 1 और 8 बचेगा, जो कि मुझे यहाँ पे लिखना है 1 और 8। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जिसको हम लोग ने वेन डायग्राम से बता दिया।
सेकंड क्वेश्चन हम लोग को ऐसा बोला है कि P इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स A, B, C, E, F ऐसे बोला है, और Q सेट में हम लोग को क्या बोला है यहाँ पे L, M, N, E और B, मतलब यहाँ पे भी E और B दोनों तरफ है, इधर भी है और यहाँ पे भी है। तो इसका भी सेम वैसे ही आएगा, एक यहाँ पे सर्कल आएगा, उसका कॉमन कुछ जो पार्ट होगा वो सेकंड सर्कल में आएगा, मतलब सेकंड सेट में आएगा। सबसे पहला वाला सेट P, ये वाला सेट Q होगा। जो कॉमन पार्ट है यहाँ पे क्या है, E और B है, तो इधर B आएगा, यहाँ पे E आएगा, बराबर। तो इधर क्या आने वाला है, A, इधर C, इधर F आएगा। यहाँ पे भी E और B तो लिखा है, तो इधर क्या आने वाला है, L आएगा, M और N आएगा, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। थर्ड क्वेश्चन ऐसा बोला है कि कैपिटल X इज़ अ सेट ऑफ स्मॉल x such that x is a prime number between 80 and 100, between 80 and 100। तो पहले मैं सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख लूँ जो कि हम लोग को यहाँ पे बोला है, ठीक है। तो इधर x is a set of x, small x, such that x is a prime number, x is a prime number, इजी है सम्स, सिर्फ समझ के करना है आपको। प्राइम नंबर बिटवीन 80 एंड 100 है ना, इधर लिखना पड़ेगा बिटवीन 80 एंड 100, ठीक है। तो ये एक है। अगर इसको मैं सेट में लिखूँ तो क्या आएगा, प्राइम नंबर्स ऐसे कौन से हैं जो 80 और 100 के बीच में आते हैं। जैसे कि अगर देखिए 81 तो टेबल्स में जाएगा, 82 भी जाता है, 83 नहीं जाता, वो कोई भी टेबल्स में नहीं जाता है। 83, 84 जाता है, 85 डायरेक्ट यहाँ पे शायद 89 आता है, ठीक है। 89 के बाद 90, 91, 92 तो टेबल्स में जाते हैं। 93 भी जाएगा, 93 भी टेबल्स में जाता है, 97 नहीं जाता टेबल, तो यहाँ पे आएगा 97 आएगा, ठीक है। ये 97 हो गया जो कि कोई टेबल्स में नहीं जाता। तो ये x का सेट हो गया। और दूसरा जो सेट यहाँ पे बोला है y का, तो y देखते क्या बोला है, y इज़ अ सेट ऑफ स्मॉल y सच दैट y इज़ एन ऑड नंबर, सच दैट y इज़ एन ऑड नंबर बिटवीन, यहाँ पे भी बोला है बिटवीन 90 एंड 100, ऑड नंबर बिटवीन 90 एंड 100, मतलब 90 और 100 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है वो हम लोग को यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले है 90 के बाद आता है 91, बाद में 93 आएगा, 95 आएगा, 97 आएगा और 99 आएगा। मतलब यहाँ पे ऐसे ऑड नंबर्स होता है जो कोई भी टेबल्स में नहीं जाता। तो अगर इसको अभी वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो कैसे आएगा देखते। ये सेट होगा जिसको हम लोग एक्स सेट बोलेंगे, और जो दूसरा सेट है उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, वाई। जैसे कि यहाँ पे 83 नहीं 80, यहाँ पे कॉमन जो चीज़ यहाँ पे क्या है, 97 कॉमन। देखो यहाँ पे भी 97 है, यहाँ पे भी 97 है, तो इधर मुझे कॉमन लिखना है 97। यहाँ पे बचेगा क्या फिर 83 और 89 बचेगा, और इधर 4 नंबर्स आने वाले हैं 91, 93, 95 और इधर आएगा 99। तो ये वेन डायग्राम जो था वो थर्ड क्वेश्चन का था। आगे हम सॉल्व करेंगे 8th क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8th क्वेश्चन के साथ। तो 8th क्वेश्चन में यहाँ पे रीड करता हूँ, राइट द सबसेट रिलेशंस बिटवीन द फॉलोइंग सेट्स। मतलब यहाँ पे सबसेट रिलेशन लिखना है जो बाकी के 5 सेट्स दिया है उनके बीच में। ये ऐसा वाला सम हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 1.3 में शायद सॉल्व किया है, जिसमें स्टेट्स दिया था और एक कंट्री इंडिया दिया था, और उनके बीच में सबसेट रिलेशनशिप हम लोग को यहाँ पे लिखना था। तो वैसे ही सेम सबसेट रिलेशनशिप हम लोग को ये 5 सेट्स में लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे सेट्स क्या क्या दिया हुआ है। x इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स, सेट ऑफ ऑल क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स हो गया। y के सेट में क्या दिया है, सेट ऑफ ऑल रोम्बस बोला है, सेट ऑफ ऑल रोम्बसेस, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई हो गया। एस दिया है सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स, सेट ऑफ ऑल क्या आएगा, स्क्वायर्स, ठीक है। एस के बाद यहाँ पे टी बोला है जो कि आने वाला है
सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम्स, सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम्स, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद टी के बाद वी बोला है जो कि क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स। तो ये टोटल 5 सेट्स हम लोग को दिया है और इसका हम लोग को क्या बोला है, सॉल्यूशन लिखो कि कौन सा किसके साथ सबसेट रिलेशंस बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पे सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो x दिया है वो सबसे बड़ा सेट होगा। क्यों? क्योंकि सारे जो रोम्बस है, स्क्वायर्स होते हैं, पैरेललोग्राम्स होते हैं और रेक्टेंगल्स होते हैं, ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स ही है, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर आते हैं। हम लोग रोम्बस, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल को, ये चारों को हम लोग क्या बुलाते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स बुलाते हैं, क्योंकि चारों मतलब चारों जो यहाँ पे नाम दिया है उन सबके 4 एंगल्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। तो पहला सेट तो हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं कि y जो है वो सबसेट है किसका, x का, मतलब y रोम्बस जो है वो सारे रोम्बस, जितने भी टाइप के रोम्बस होंगे, रोम्बस आ सकते हैं डायग्राम से रिलेटेड, तो वो सारे रोम्बस को हम लोग क्या बुला सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स बुला सकते हैं। मतलब y जो है वो छोटा सेट होगा बड़ा x सेट का, मतलब y इज़ अ सबसेट ऑफ x बोल सकते हैं हम लोग। वैसे ही सेम यहाँ पे s जो है, मतलब सारे स्क्वायर्स को भी हम लोग क्या बुलाते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स बुलाएंगे। जैसे कि s इज़ अ सबसेट ऑफ x हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। वैसे ही सेम पैरेललोग्राम्स के साथ होगा और रेक्टेंगल्स के साथ होगा, क्योंकि ये दोनों को भी हम लोग क्या बुलाते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। तो ये यहाँ पे भी सेम लिखेंगे कि t इज़ अ सबसेट ऑफ x आएगा और लास्ट में v इज़ अ सबसेट ऑफ यहाँ पे क्या लिखेंगे, x, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट हम लोग इसमें ऐसा लिख सकते हैं, मतलब ऐसा नंबरिंग देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए कि क्या कैसा है, इसलिए मैंने अलग अलग करके बताया। तो सेकंड केस में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एवरी स्क्वायर इज़ अ रोम्बस, मतलब जो भी स्क्वायर्स, सारे स्क्वायर्स जो होते हैं, कोई भी टाइप का स्क्वायर होगा, किसी भी लेंथ का स्क्वायर होगा, वो उसको हम लोग रोम्बस बुला सकते हैं। एवरी स्क्वायर इज़ अ रोम्बस, ये आपको पता होगा। लेकिन एवरी रोम्बस इज़ नॉट अ स्क्वायर, एवरी रोम्बस इज़ नॉट अ स्क्वायर। लेकिन जो जितने भी स्क्वायर, जो भी स्क्वायर होगा उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, रोम्बस ही बुलाते हैं। मतलब यहाँ पे एक सबसेट रिलेशनशिप ऐसा लिख सकते हैं कि s इज़ अ सबसेट ऑफ y, बराबर एवरी स्क्वायर इज़ अ रोम्बस है, तो यहाँ पे s इज़ अ सबसेट ऑफ y लिख सकते हैं, बराबर। एवरी स्क्वायर इज़ अ पैरेललोग्राम, मतलब जो स्क्वायर है उसको हम, एवरी स्क्वायर को पैरेललोग्राम भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। मतलब जैसे पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, वैसे सेम स्क्वायर्स में भी होता है। तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि s जो है वो सबसेट हो सकता है किसका, t का सबसेट हो सकता है। और लास्ट में जो दिया हुआ है रेक्टेंगल्स रह गया, तो एवरी स्क्वायर इज़ ऑल्सो हर रोम्बस, मतलब हर एक स्क्वायर को हम लोग रोम्बस नहीं, सॉरी, रेक्टेंगल, तो हर एक स्क्वायर को हम लोग रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। मतलब जैसे रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो ये हम लोग स्क्वायर्स में भी होता है। तो एवरी स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल ऑल्सो। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि s इज़ अ सबसेट ऑफ v हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सेकेंड पार्ट आपको अभी समझ में आया होगा। अभी थर्ड पार्ट देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। एवरी रोम्बस एंड रेक्टेंगल इज़ अ पैरेललोग्राम, मतलब यहाँ पे हम रोम्बस को, हम लोग रोम्बस को और रेक्टेंगल को दोनों को क्या बुलाते हैं, पैरेलल बुला सकते हैं। मतलब रोम्बस को भी हम लोग पैरेलल बोल सकते हैं और रेक्टेंगल को भी हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, पैरेलल नहीं, पैरेललोग्राम। लेकिन हर एक पैरेललोग्राम को हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं बोल सकते, ठीक है। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम, मतलब अगर मैंने पैरेललोग्राम ऐसे ड्रॉ किया तो हम इसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होगा। समझ में आ रहा है। इसको हम लोग रोम्बस भी नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि ये जो दो साइड से वो कॉन्ग्रुएंट है ऑपोजिट, और ये जो दो साइड से ऑपोजिट ये भी कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन रोम्बस में क्या होता है, सारे साइड जो होता है वो इक्वल होता है। इसके लिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि रोम्बस और रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम बोल सकते हैं उसको, लेकिन पैरेललोग्राम को रोम्बस और रेक्टेंगल्स उल्टा ऐसे नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि y इज़ अ सबसेट ऑफ t बोल सकते हैं, या तो v इज़ अ सबसेट ऑफ यहाँ पे t बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपको समझना ज़रूरी है कि रोम्बस को क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम को क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल को क्या बोलेंगे, और ये जो चारों यहाँ पे दिया हुआ है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो ये सब आपको समझ में आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप यहाँ पे प्रॉपरली लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था 8th क्वेश्चन जो हम लोग ने अभी सॉल्व किया। आगे देखेंगे 9th क्वेश्चन के बारे में।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर 9th क्वेश्चन के साथ। तो ये 9th क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये 9th क्वेश्चन की जो भी मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी, वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में या तो चूज़ द करेक्ट आंसर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे रीड करता हूँ और ये इंपॉर्टेंट है तो मैं मार्क भी कर लेता हूँ। इफ़ एम इज़ एनी सेट देन राइट एम यूनियन फाई। मतलब एम रैंडम कोई एक सेट है, तो हम लोग को यहाँ पे बोला है कि एम यूनियन नल सेट का आंसर हम लोग को क्या मिलेगा वो हम लोग को यहाँ पे बताना है। तो एम यूनियन नल सेट मतलब, यूनियन मतलब क्या होता है, जो भी दोनों सेट्स हम लोग को दिया होता है उनका उसका कॉम्बिनेशन हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ता है। मतलब एम सेट का भी आएगा और जो दूसरा सेट हम लोग को दिया होगा उसका भी मिलाकर हम लोग को जो सेट बनेगा नया सेट, वो होता है यूनियन। तो यहाँ पे एक जो सेट है एम है, दूसरा सेट मतलब नल सेट है, तो अगर दोनों को मिलाएंगे तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, एम ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आना है, हम लोगों को आने वाला है एम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था इसलिए यहाँ पे प्रॉपरली बता रहा हूँ। नेक्स्ट है एम इंटरसेक्शन नल सेट। मतलब यहाँ पे एम कोई एक सेट दिया हुआ है, एनी सेट, और नल सेट है। अगर एम्प्टी सेट, नल सेट मतलब एम्प्टी सेट, तो एम सेट में और नल सेट में अगर मुझे कुछ कॉमन निकालना है, मतलब इंटरसेक्शन निकालना है, तो क्या कॉमन आ सकता है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि एम सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स तो होगा, लेकिन फाइव सेट या तो नल सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो अगर दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है तो कुछ कॉमन आने वाला ही नहीं है। तो यहाँ पे एम इंटरसेक्शन नल सेट या 5 जो भी होगा वो क्या आने वाला है, यहाँ पे नल सेट ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। तो 10th और 11th क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बचा है, तो 10th क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ 10th क्वेश्चन के साथ, और उसका डायग्राम कुछ यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे। तो पहले डायग्राम निकाल लेता हूँ मैं। तो ये ऐसा डायग्राम दिया हुआ है जिसमें यू सेट इधर दिया हुआ है और दो छोटे सेट्स अंदर दिए हुए हैं। तो ये छोटे सेट्स दिया हुआ है जिसमें एक का नाम ए है, दूसरे का नाम इधर बी दिया हुआ है, और 2 3 7 1 5 और 10 8 और 9 है इधर, और इसके अंदर 4 है, 13 है, और यहाँ पे क्या है 11 है। ठीक है, तो ऑब्जर्व द वेन डायग्राम एंड राइट द गिवन सेट्स। मतलब यू ए बी, ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी हम लोग को यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले अगर यू बताओ तो यू मतलब क्या होता है, टोटल एलिमेंट्स। मतलब यहाँ पे ये जो स्क्वायर बॉक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हम लोगों को दिख रहा है वो हम लोगों को पूरा लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 भी बाहर दिया हुआ है तो 4 भी आएगा क्योंकि वो यू सेट के अंदर आता है। 4 है, 5 है, 6 नहीं है लेकिन 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 नहीं है लेकिन 13 है। तो यहाँ पे ये सारा हम लोग को इधर लिखना पड़ेगा। मतलब 6 और 12 यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट नहीं है लेकिन 13 तक सारे नंबर्स प्रेजेंट है। तो यू सेट में क्या आएगा, यहाँ पे 1 2 आएगा, 3 4 5, 6 नहीं आएगा तो इधर 7 आएगा, 8 9 10 11 और लास्ट में जो आने वाला है वो है 13। 1 2 3 5 7 8 9 10 11 13। तो ये यू मतलब यूनिवर्सल सेट था। अगर ए सेट कंसिडर करें या ए सेट को अगर हम देखें तो ये पूरा सिर्फ ये वाला सर्कल आएगा, ये वाला सर्कल जिसमें से हम लोग को क्या दिख रहा है, 2 3 7 तो था ही, और 1 और 5 भी दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखते समय मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पे आएगा 5 और 7। तो ये ए सेट के एलिमेंट्स थे। बी सेट में देखते हैं क्या आएगा। अगर ये बी सेट दिया हुआ है, बी सेट, तो ये ए था ना, ये बी सेट अगर देखेंगे तो इधर 1 5 9 8 और 10 ऐसा कुछ दिया है। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 5 8 9 और 10 आएगा। ठीक है, तो ये बी सेट था। अगर आगे हम लोग को अभी देखना है तो आगे क्या निकालना है, हम लोग को ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी मतलब ए सेट और बी सेट का कॉम्बिनेशन सेट हम लोग को यहाँ पे बनाना है। तो दोनों सेट के एलिमेंट्स एक ही साथ में लिखने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 तो है ही, 2 भी है, नहीं 2 तो हाँ 2 तो ए सेट के अंदर, तो 2 आएगा यहाँ पे 3 आएगा, इधर 5 आएगा, वापस 7 आएगा, 8 आएगा। मतलब सारे एलिमेंट्स हम लोगों को एक एक करके लिखना है लेकिन ए और बी सेट के अंदर के ही लिखना है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है फिर, ए यूनियन बी में 1 2 3 5 7 8 9 और 10। और सेकंड जो है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। और ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन, जो कि हम डायग्राम में देख के भी बता सकते हैं। 1 और 5 दोनों में कॉमन है तो इधर आएगा 1 और 5, 1,5। ठीक है, तो ये 10th क्वेश्चन था। आगे एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 11th क्वेश्चन, जो कि हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 1.4 में ऐसे सम्स देखे थे लास्ट क्वेश्चन। तो वो भी मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे 11th वन, जिसमें दिया हुआ है कि इफ़
एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 7 बोला है, एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 13 बोला है, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम लोग को यहाँ पे बोला है 4, ठीक है। देन फाइंड एन ऑफ यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन बी लिखना है, तो देन एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो सोल्यूशन में हम लोगों को पता है, जो कि फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, वी नो दैट एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी आएगा माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारा फॉर्मूला है, उसमें ये निकालना है ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी। तो एन ऑफ ए का वैल्यू 7 है, यहाँ पे एन ऑफ बी का वैल्यू 13 है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 4 है। तो 7 प्लस 13 अगर हम यहाँ पे करें तो 7 प्लस 13 मुझे कितना आने वाला है, 13 प्लस 7 20 आएगा, ये 20 और यहाँ पे -4, तो 20 - 4 अगर हम करें तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 16, जो कि किसका आंसर है, ए यूनियन बी का, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन हमारा था 11th वन, ये भी हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।